गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से फिजिक्स की तैयारियां स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने, हालांकि कल की क्लास थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन कल की क्लास में हमने देखा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियां कैसे डिसाइड होती हैं और उनके पीछे जो मुख्य कारण है, जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है, वो क्या है? वो है डायरेक्शन। अगर दिशा के साथ है तो उसे कहा गया है सदिश, और डायरेक्शन के बिना कोई भौतिक राशि है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, तब हम उसे बोल देते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जिन भौतिक राशियों को पढ़ेंगे वो होगा असल में दिशा, हमारे गति के गुण। कौन कौन सी राशियां होंगी? देखिए, इसमें सबसे पहले पढ़ा जाएगा विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरे नंबर पे होगा दूरी, यानी कि डिस्टेंस। तीसरे पे हम लोग पढ़ेंगे चाल। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे वेग, और पांचवें पर पढ़ा जाएगा त्वरण। इन सभी को इंग्लिश में बता देता हूं: डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये जो पांचों भौतिक राशियां हैं, पांचों फिजिकल क्वांटिटीज अपने आप में मोशन को, यानी कि गति को डिस्क्राइब करती हैं कि गति किस प्रकार से बढ़ रही है या फिर किस प्रकार से घट रही है। अब हम यही देखेंगे कि इनमें से जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका एसआई मात्रक क्या है और वो एसआई मात्रक कैसे बना। चलिए समझते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, बहुत ही जनरल साइंस है, हम लोग एकदम बेसिक से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मीटर दूरी और मीटर विस्थापन दोनों ही मीटर में मेजर करता है। तब बात आएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप अंतर कैसे निकालोगे। देखो, मीटर या ये मीटर प्रति सेकंड, वेग और चाल, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन जरूर बनता है कि स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमको पता है कि ए से लेकर के बी तक का यूनिडायरेक्शनल डिस्टेंस, यानी कि एक ही दिशा में तय की गई दूरी, जिसमें डायरेक्शन नहीं बदली है। इधर देखो, यहां एक ही डायरेक्शन में वो लगातार चला है, तो बिना डायरेक्शन को बदले तय की गई दूरी, डायरेक्शन को चेंज किए बिना जो डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, वो डिस्टेंस कहलाता है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एग्जाम्पल के लिए दे दी गई है 10 मीटर। करेक्ट? इतना समझ में आया। अगली बात, एक और बार किसी दूसरे स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओ, लेकिन उसने अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर लिया। पहले वो ए से सी पॉइंट पे आया यहां, और फिर सी से बी पॉइंट पर गया, और ऐसा करते हुए उसने ए से सी तक 10 मीटर तय किया और सी से बी तक 10 मीटर तय किया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए अगर डायरेक्शन निर्धारित ना किया जाए और वो अलग अलग दिशा में चलता है, तो उसके द्वारा तय किया गया जो कुल पथ होगा, जो टोटल रास्ता होगा, उसको कहा जाएगा दूरी या फिर डिस्टेंस। अब हमको निकालना है कि वेग और चाल में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्पीड। स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं। स्पीड बराबर होता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस बटे समय, दूरी बटा समय। अब ए से बी तक जो कुल दूरी तय की गई है, वो कितनी तय की गई है? यहां से पहले सी पे आए, सी से पहले बी पे आए, तो यहां की कुल दूरी हो जाएगी AC प्लस BC। ये तो हो गई इसकी कुल दूरी। और समय हम मान लेते हैं कि हमारे जो व्यक्ति है, दोनों को बराबर समय लगा, एक जैसा समय लगा। एग्जाम्पल के लिए 5 सेकेंड्स, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया। तो कुल ए से बी तक जाने के लिए लगने वाला समय था 5 सेकेंड, और दूरी जो तय की गई वो थी AC प्लस BC। ऐसी सिचुएशन में चाल की वैल्यू, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूंगा, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 बटे, ये हो जाएगा 20 बटे 5, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड।
ओके, अब देखो वेलोसिटी यानी कि वेग निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब ये विस्थापन क्या बला है, याद करो, शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी दूरी को तय करते समय अगर हम एक ही डायरेक्शन में चलें, अपनी डायरेक्शन को ना बदलें, जैसे ये मार्कर है, अगर ये एक डायरेक्शन में सीधे जा रहा है तो इसके द्वारा विस्थापन तय किया जा रहा है। अगर ये मार्कर इस तरह से डायरेक्शन बदलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये विस्थापन नहीं, दूरी तय कर रहा है। विस्थापन प्रारंभिक और आखिरी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, तो अब देखो यहां पर विस्थापन कितना होगा, ए से लेकर के बी तक, और वो कितना दिया गया है हमको, 10 मीटर। तो विस्थापन हो गया 10 मीटर और समय हमने बोल दिया दोनों को बराबर लगाए 5 सेकंड। 10/5 आंसर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा वेग है और ये हमारा चाल है। वेलोसिटी की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड की वैल्यू आई 4 मीटर पर सेकंड। अब आप अंदाजा लगाओ कि एक लड़का सीधे ए से बी तक पहुंच गया, दूसरे लड़के ने ए से सी तक गया और बी से और सी से बी तक आया, और दोनों को समय कैसा लगा, बराबर है कि नहीं। अब आप सोचो, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि किसी व्यक्ति को पहले मुंबई से आगरा जाना है, तो एक व्यक्ति आगरा से मुंबई सीधा चला गया, दूसरा वाला व्यक्ति पहले आगरा से कलकत्ता गया और फिर कलकत्ता से मुंबई गया, तो जो दूसरा वाला था वो घूम करके गया है। अब अगर मैं कह दूं कि दोनों को 5 ही दिन लगे पहुंचने में, इसका मतलब यह हुआ कि जिसने बड़ा लंबा रास्ता तय किया है वो तेज चल रहा था। क्लियर, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति कलकत्ता होकर के मुंबई गया था उसने अपनी गाड़ी ज्यादा तेज ड्राइव करी, उसकी स्पीड ज्यादा थी, इस वजह से वो बराबर समय में ज्यादा दूरी तय कर पाया। सेम फैक्टर यहां है, जो लड़का दूसरी बार में लंबा रास्ता तय करके बी पॉइंट तक जा रहा है और समय उतना ही लगा रहा है, मतलब वो थोड़ा सा तेज चला होगा, और जिसने उतने ही समय में कम दूरी तय करी है वो स्लो चला होगा। यहां देख करके बहुत आसानी से आप बता दोगे कि जिसकी चाल है वो थोड़ा सा तेज चला है और जो वेलोसिटी हमने काउंट करी है वो धीमा चला है, स्लो चला है। समझ में आया। तो स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन वही है जो कि हमारे दूरी और विस्थापन में है। जब हम दूरी को समय से डिवाइड कर देते हैं तो स्पीड बनता है, और वेलोसिटी को समय से डिवाइड और विस्थापन को समय से डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी बनता है। ये तो बात हुई फॉर्मूले और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की। अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या होगा, चाल की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, जब भी हम किसी समय के आधार पर भौतिक राशि के परिवर्तन को समझते हैं तो वो इकाई समय कहलाता है, यानी कि निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाएगी। इसी को वेग में अगर पुट करना चाहें तो क्या होगा, निश्चित समय अंतराल में कुल किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इंग्लिश में बोला जाए तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, the rate of change of distance with respect to time is called speed। इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा वेलोसिटी की डेफिनेशन, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity। तो डेफिनेशन आपको यहां से मिल जाएगी, जो मैंने बोली है उसको ध्यान से सुनो, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो बस केवल, और कोई टेंशन की बात नहीं है, इंग्लिश में बता तो रहे हैं। चलो ओके, दूसरी चीज जो समझने वाली यहां यह होगी कि जो भी इंसान 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से या 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से चला है, क्या वो लगातार इसी वेलोसिटी से चला है या फिर उसने अपनी वेलोसिटी या अपने वेग को बार बार बीच में बदला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर गति के 2 गुण मिल जाते हैं। पहला गुण होता है यूनिफॉर्म मोशन, हिंदी में इसे बोलते हैं एक समान गति। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हिंदी में इसे बोलते हैं असमान गति। एक समान गति और असमान गति। अब गति का मतलब क्या होगा, मोशन का मतलब क्या होगा, जरा आप सोचो कि हमारे आसपास जैसे कि हमारे आसपास क्या होता है
कि चीजें घूम रही हैं लगातार, क्योंकि हम पृथ्वी पर है और पृथ्वी घूम रही है। लेकिन पृथ्वी के घूमने का हमें आभास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे साथ साथ आसपास की सारी वस्तुएं घूम रही है। जैसे अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, अगर मैं एक कदम दाएं हो गया और सामने वाला व्यक्ति भी एक कदम दाएं हो गया, तो हम दोनों के बीच का जो कुल विस्थापन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। इस वजह से हम बोल सकेंगे कि एक दूसरे ने कोई गति नहीं करी। किसी वस्तु के गति में होने या ना होने का प्रमाण हमेशा सापेक्ष बिंदु से पता चलता है। A body is in motion or not is being decided by a reference point. एग्जाम्पल के लिए, जब ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही हो, ट्रेन स्पीड में, और हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो ट्रेन के सापेक्ष हम लोग कैसे महसूस होते हैं? विराम में, जैसे आराम कर रहे हैं, रेस्ट की पोजीशन में बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रेन की खिड़की से बाहर देखो तो जो पेड़ पौधे असल में रुके हुए हैं, एक जगह पर खड़े हैं, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? चलते हुए। क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है, ट्रेन और पेड़ के बीच की दूरी जो है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे ट्रेन चल रही है, पेड़ एक जगह खड़ा है, तो दूरी लगातार बढ़ रही है या घट रही है, जो भी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब दूरी बढ़ रही हो या घट रही हो, तो महसूस होता है कि सामने वाली चीज गतिशील है, यानी कि मोशन में है। लेकिन अगर दूरी ना घटे ना बढ़े, तो हमको महसूस होता है कि सामने वाली चीज विराम में है, रेस्ट में है। आपने महसूस किया होगा, अपनी ट्रेन खड़ी हो और पास में कोई दूसरी वाली ट्रेन चलने लगती है, तो अपने को लगता है कि अपनी ट्रेन चल रही है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाली ट्रेन और हमारी ट्रेन के बीच में एक गति हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए हमको लगता है कि हमारी ट्रेन भी चलने लगी है। ठीक है, तो किसी वस्तु का गतिशील होना या ना होना निर्भर करता है सापेक्ष बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। तो जैसे ही कोई वस्तु गति में आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने मोशन किया है, कुछ ना कुछ दूरी तय करी है और कुछ ना कुछ विस्थापन तय किया है। और हर बार दूरी या विस्थापन तय करते समय वस्तु कुछ ना कुछ समय लेगी। हर एक ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट टाइम लगता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। जीरो टाइम इंटरवल तो पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, कोई वस्तु कितनी भी तेज क्यों ना हो, इस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जो इकाई है वो है हमारी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति सबसे तेज है। प्रकाश को भी सूर्य से हमारे पास तक आने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। इसका मतलब कि जो सबसे तेज वस्तु है वो भी कुछ ना कुछ समय लेती है। बिना टाइम लिए किसी की भी चाल या वेग का निर्धारण हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब देखो, ये एक समान गति या असमान गति, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा। मान लीजिए ए पॉइंट से हम लोग बी पॉइंट तक गए। ए से बी तक के इस दूरी को मैं छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ देता हूं, जैसे ये वाला 5 मीटर, ये वाला 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये लास्ट वाला 5 मीटर। तो पहले वाले 5 मीटर को अगर मैंने 2 सेकंड में तय किया, अगले 5 मीटर को फिर से मैंने 2 सेकंड में तय किया, अगले 5 मीटर को मैंने फिर से 2 सेकंड में तय किया और अगले 5 मीटर को मैंने फिर से 2 ही सेकंड में तय किया। यानी कि एक समान समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की जाए, एक जैसी दूरी तय की जाए, तो ऐसी परिस्थिति में होने वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन। और इस यूनिफॉर्म मोशन की खासियत यह है कि ऐसे में अगर आप किसी भी टाइम इंटरवल का औसत निकालेंगे तो इसकी चाल उस औसत के एकदम बराबर निकलेगी। जैसे देखो, यहां पर ए से लेकर के इस पॉइंट ए डैश के बीच में 5 मीटर तय किए गए, कितने? 2 सेकंड में। 5 मीटर्स इन एवरी 2 सेकंड, यही तय हुआ है। देखो, अब अगर इसको मैं पूरे को टोटल कर लूं तो 5 + 5 + 5 + 5 ये हो जाएगा 20 और 2 + 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा टोटल 8। और इसको भी अगर अपन सॉल्व करेंगे, इसको भी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 5/2 मीटर पर सेकंड यही आएगा। सॉरी, 5 मीटर इन एवरी 2 सेकंड ही आएगा। तो एक समान गति से अगर कोई वस्तु चल रही है तो फिर हमको उसकी चाल या वेलोसिटी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको चाल या वेलोसिटी किसी एक इंटरवल में जो दी गई है वही मान लेंगे और वही हमारी सही निकलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट असमान गति से चल रहा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होता है, उस वक्त क्या समस्या आती है देखते हैं। अगेन ए से बी तक जा रहे हैं, हमने इस डिस्टेंस को 4 इंटरवल में तोड़ दिया। पहले उसने 10 मीटर तय किए 2 सेकंड में, उसके बाद उसने 5 मीटर तय किए 2 सेकंड में, उसके बाद उसने 4 मीटर तय किए 2 सेकंड में,
और उसके बाद उसने 6 मीटर तय किया 2 सेकंड में। आप देखो हर बार 2-2 सेकंड के टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस वो ट्रेवल कर रहा है, जो दूरियां वो माप रहा है, वो एक समान नहीं है, वो अलग अलग है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है। अब ऐसे में अगर मुझे चाल निकालनी है तो पहले इंटरवल में चाल आई है 10 मीटर प्रति 2 सेकंड की, क्या मैं इसको इसकी स्पीड बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो एक इंटरवल में है ना, और वस्तु कैसे चल रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो ऐसे में इन सभी को जोड़ेंगे, 10 + 5 15 और 10 25, तो 25/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3.2 मीटर पर सेकंड के आसपास का आंसर आएगा। यानी कि जब भी हमको असमान गति से चलती हुई किसी वस्तु की चाल या वेग को काउंट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन सभी का एवरेज लेना पड़ेगा, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगाया गया समय। यह क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में एक बार आ चुका है कि असमान गति से चलने वाली वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो आप देखो इस दुनिया में जितनी भी चीजें सड़क पर दौड़ रही हैं, कोई भी एक समान गति से नहीं चल रही है। आज आप जिस स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, कल उसी स्पीड से चलाओगे ये तय नहीं है, या 10 सेकंड बाद भी वही स्पीड रहेगी, ये फिक्स नहीं है, कम या ज्यादा होती रहती है। मतलब हमारे द्वारा गाड़ी चलाना, ट्रेन का चलना, हेलीकॉप्टर का चलना, इवन दो पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, वो परिक्रमा भी एक समान वेग से नहीं कर रही है, कभी वेग बढ़ता है, कभी कम होता है। तो ये सारे असमान गति से चलने वाली वस्तुओं के उदाहरण हैं। चलिए, अगली भौतिक राशि होगी त्वरण। इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है एक्सेलरेशन। त्वरण या एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस भौतिक राशि को हम पढ़ किस लिए रहे हैं, उस चीज को समझना जरूरी है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा वी अपॉन टाइम। जब जब हम ये ऐसा ट्राइंगल वाला साइन बनाते हैं, इस ट्राइंगल वाले साइन को कहा जाता है डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमेशा प्रारंभिक मान में से जो आखिरी वाला मान होगा उसे नहीं घटाना है, आखिरी वाले मान में से प्रारंभिक मान को घटाना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा है डेल्टा वी, तो इसका मतलब हुआ V2 माइनस V1। अगर मैं लिखता हूं डेल्टा टी, तो इसका मतलब हुआ T2 माइनस T1, यानी कि पहली वाली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू को घटाना है। समझे यहां तक बात को? तो इस डेल्टा का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु अपनी वेग में परिवर्तन करे, तो उसका जो पहले वेग था वो V1 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद परिवर्तन करके जो वेग हो जाएगा वो V2 हो जाएगा। इन दोनों वेग में परिवर्तन करने में उसे कितना समय लगा, इस समय को समझाने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? त्वरण का, यानी कि एक्सेलरेशन का, टाइम का स्टडी किया जाता है। अपन एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। आपने इसके बारे में सुना, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसकी वैल्यू थी स्मॉल जी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझना हो तो उसके मात्रक के बारे में समझो। जैसे जब हम वेग का मात्रक लिखते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर का मतलब हुआ विस्थापन और सेकंड का मतलब हुआ समय, यही मतलब हुआ ना। तो वेलोसिटी की परिभाषा क्या बनी? समय के सापेक्ष तय किया गया विस्थापन, यही हुआ ना मतलब। अब देखो ये जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को मैंने मीटर डिवाइड बाय सेकंड इंटू सेकंड लिख दिया। इसमें ये जो मीटर प्रति सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेग को। और ये जो सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय को। यानी कि त्वरण की वैल्यू हमें यह बताती है कि हर एक सेकंड में, प्रति सेकंड में वेग की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कितना बदल रहा है। जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपको यह बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम यही बात कर रहे थे कि त्वरण को समझा कैसे जाए, चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल,
मान लीजिए ए से बी पॉइंट तक कोई व्यक्ति गया। अब ये ए से बी पॉइंट ये चलेगा थोड़ा, ये आखिरी एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं। ए से बी पॉइंट तक कोई व्यक्ति गया। ए से बी जाने के दौरान इसने कुल डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर का, और इस दौरान इसको जो समय लगा वो समय था 20 सेकंड का। टोटल डिस्टेंस कितना था? 100, और जो समय लगा वो कितना था? 20 सेकंड का। जब वो यहां पर था तब उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर जब पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट ए पे उसका वेग कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट बी पर उसका वेग कितना था? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, मुझे ये बताइए, जब वो यहां से यहां गया उसको टाइम कितना लगा? 20 सेकंड। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब 13 सेकंड हो गए थे, 12 सेकंड हो गए थे, 12 सेकंड बाद उसका वेग कितना था? जब यहां से चलना चालू किया, 1 2 3 4 5, मतलब 20 सेकंड उसको टोटल लगे, तो 12 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसका वेग कितना था? ये कैसे निकाला जाएगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू यानी कि त्वरण की वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। अब निकाल करके देखो, v2 की वैल्यू है 20 और v1 की वैल्यू है 10, टाइम उसको लगा है 20 सेकंड का। इसका मतलब हुआ ये निकलेगा 10 अपॉन 20, 1 अपॉन 2, यानी कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू की 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए इसे, 0.5 मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड। हम इस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.5 मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड। स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया। इसका मतलब हुआ कि हर एक सेकंड में, ये जो एक सेकंड है, हर एक सेकंड में ये जो व्यक्ति है अपना वेग 0.5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा रहा है। अब क्या होगा देखो, यहां पर 10 है, एक सेकंड के बाद हो गया 10.5, यहां पर हो गया 11, 3 सेकंड के बाद हो गया 11.5, 4 सेकंड के बाद हो गया 12, 5 सेकंड के बाद हो गया 12.5, 6 सेकंड के बाद हो गया 13। इस तरह से बढ़ते जाओ। कितने का मल्टीप्लाई करना है? 0.5 में आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6, तो 10 प्लस 6 यानी कि 12 सेकंड बाद हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड का वेग। आ गया आंसर। एक्सेलरेशन हमको यह समझाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना वेग बढ़ा रहा है या अपना वेग घटा रहा है तो उसके बढ़ने या घटने की दर क्या है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन आएगी तो कहा जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। हिंदी में बात आती है कि समय के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। अगेन देखो, एक नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये किसी घर की छत है, ये ऊपर छत है, यहां पर रखी हुई है एक बॉल, छत पे एक बॉल रखी हुई है, और इस बॉल को यहां नीचे गिराया गया। नीचे गिरने में इसको लगे हैं 3 सेकंड। कितना समय लगा इसको नीचे गिरने में? 3 सेकंड। तो जब ये नीचे गिर रही थी, 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या था, इसकी वेलोसिटी क्या थी? ये कैसे पता करेंगे? जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उस पे जी, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जब वो यहां से निकली तब उसका वेग था 0। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में वेग कितना बदल रहा है? 9.8 वैल्यू बढ़ रही है उसकी। नीचे गिर रहा है तो वेग तो बढ़ेगा, तभी तो जाकर के जोर से जमीन पे पड़ेगी बॉल। तो हर एक सेकंड में उसका वेग कितना चेंज हो रहा है? 9.8। यानी कि जब 0 था यहां पर रखी हुई थी उस वक्त, एक सेकंड के बाद यहां पर हो गया 9.8, 2 सेकंड के बाद यहां हो गया 9.8 प्लस 9.8, 3 सेकंड के बाद यहां हो गया 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8। इसको टोटल कर लो, जो भी आंसर आए आंखें बंद करके टिक लगा देना कि 3 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा। तो एक्सेलरेशन हमको यह समझाता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है, बढ़ रहा है वेग या फिर वेग घट रहा है। जब वेग घट रहा होता है यानी कि वेलोसिटी कम हो रही होती है तो हम उसको एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन बोल देते हैं।
यानी कि त्वरण की बजाय घटते हुए वेग को हम लोग क्या बोल देते हैं, मंदन। अगर वेलोसिटी चढ़ रही है, ऊपर जा रही है वेलोसिटी, तो उसको कहा जाएगा एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब उसे कहा जाएगा रिटार्डेशन। वेग अगर बढ़े तो त्वरण, वेग अगर घटे तो उसे कहा जाता है मंदन। हाँ, आंसर सही आया। 1.2 किसका आया? गलत है 1.2 तो। चलो, त्वरण आपको समझ में आया। तो हमारे पास देखो, जो 4 गति के गुण माने जाते थे भौतिक राशियां, दूरी, विस्थापन, वेग और चाल, उनको हमने पढ़ लिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी। 5वीं भौतिक राशि यानी कि 5th फिजिकल क्वांटिटी हुई त्वरण, एक्सेलरेशन। इन सभी के फॉर्मूले हमेशा याद रखना। जैसे अगर मैं वेलोसिटी बोलता हूं तो वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड बोलता हूं तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन बोलता हूं तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। v2 माइनस v1 को डेल्टा v भी लिखते हैं। त्वरण का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, चाल मतलब दूरी बटा समय, और वेग मतलब विस्थापन बटे समय। ये फॉर्मूले मत भूलना। और इन सभी की इकाइयां मीटर प्रति सेकंड, इसकी भी इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड, और एक्सेलरेशन त्वरण की इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गति के प्रकार पे। टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारे पास मोशन मुख्यतः 4 प्रकार का होगा। पहला गति का प्रकार होगा सरल रेखीय गति। इंग्लिश में इसे बोला जाता है लीनियर मोशन। कोई भी वस्तु सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन में उस परिस्थिति में कही जाती है जब वो वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट या किसी भी एक डायरेक्शन में चलती चली जाए, जब वो अपनी डायरेक्शन को ना बदले, तो उस टाइप की गति को कहा जाता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति यानी कि सीधी, लीनियर यानी कि स्ट्रेट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब बिना दिशा को बदले, डायरेक्शन को चेंज किए बिना जब ट्रेवल किया जाता है तो उसे कहा जाता है सरल रेखीय गति। एक बार और क्या विशाल सिंह, एक बार और क्या बताना है? टॉपिक लिखो, बताता हूं मैं पूरा। ओके, तो सरल रेखीय गति हम पढ़ क्यों रहे हैं? जब ये इतनी सिंपल है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा देखो, इस मार्कर को जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा सरल रेखीय गति करते हुए। अगर आप छत से कूदोगे तो आप भी सरल रेखीय गति करते हुए छत से कूदोगे। अगर हम अपन किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने धक्का दिया है तो वो सामने घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए नहीं जाता, वो सरल रेखीय गति करते हुए आगे जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सामान्य बल लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट सरल रेखीय गति सबसे पहले करती है। यानी कि ये हम कहना चाहें कि सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन किसी भी वस्तु का सबसे फेवरेट मोशन है, पसंदीदा गति है। अगर किसी वस्तु को आसानी से ऐसे छोड़ दिया जाए बल के प्रभाव में कि भैया तुम्हें जो गति करना है करो, तो वो कौन सी गति करेगी? सरल रेखीय गति। कोई भी वृत्तीय गति या घूर्णन गति करने के पक्ष में नहीं आएगा, वो सरल रेखीय गति करने के पक्ष में आएगा। तो ये हो गया हमारा गति का पहला प्रकार। इसके अलावा दूसरे प्रकार की गति होती है कोणीय गति। कोणीय गति, इसे कहा जाता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन इसके नाम से पता चल रहा है कोण, यानी कि ऐसी गति जो किसी कोण के आधार पर की जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से वस्तु पहले यहां रखी हुई थी, यहां से चल करके इधर चली गई। तो ये देखो, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, और इन दोनों के बीच बन गया ये कोण थीटा। तो जब वस्तु यहां से यहां चल करके गई है तो इस प्रकार की गति को कहा गया है कोणीय गति। किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोणीय आधार पर तय की गई दूरी या तय की गई गति कोणीय गति कहलाती है। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट अ मोशन परस्यूड इन अ एंगल, जब कोई गति
कोण में पूरी की जाती है तो उसे कहा जाता है कोणीय गति। हमारे सिलेबस में सरल रेखीय गति या कोणीय गति, सरल रेखीय गति या फिर कोणीय गति, इन दोनों के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अच्छा, त्वरण नहीं समझ में आया, चलो फिर से पढ़ते हैं। त्वरण, त्वरण और मंदन। देखो, एसेलरेशन, त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। मैंने हिंदी में लिख दिया लेकिन इंग्लिश में बोलता हूं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन। अब परिवर्तन तो दोनों टाइप का होता है ना, वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है। अगर वेग बढ़ रहा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने अपनी बाइक चला रहा हूं, मेरी बाइक की स्पीड है 40 मीटर प्रति सेकंड और थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बाइक को रोक दिया तो मेरी बाइक की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 40 से घट करके कितनी हो गई? 0। तो एक एग्जांपल तो अपन लेते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड से घट करके हो गई 0 मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जब मेरी बाइक रुकी हुई है, 0 से मैंने उसको स्टार्ट किया है और बढ़ा करके उसकी वेलोसिटी 80 तक ले गया। 0 मीटर प्रति सेकंड यानी कि बाइक रुकी हुई है, मैंने उसको स्टार्ट किया और उसका वेग हो गया 80 मीटर प्रति सेकंड। समझे यहां तक? अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, त्वरण और मंदन क्या होता है वो अपन समझते हैं। इस सिचुएशन में ध्यान दो, अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम की वैल्यू अपन ने s लेकर के चले, अपने को टाइम की वैल्यू लेना, ये एग्जांपल चल रहा है। तो यहां पर v2 माइनस v1 करो, ये तो हो गया हमारा v1 और ये हो गया v2, क्योंकि पहले चल रही थी गाड़ी, उसके बाद मैंने उसको रोक दिया। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, इसको एक्सप्लेन करो। यहां पर v2 मतलब कि 0, v1 यानी कि माइनस का 40 अपॉन टाइम, 0 माइनस 40 अपॉन टाइम। तो जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव, नकारात्मक ही आएगा। किसी भी हालत में पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि 0 माइनस 40 तो माइनस 40 हो गया। अब सेकंड वाले एग्जांपल को देखो, 0 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के 80 तक पहुंचे, ये हो गया v1, ये हो गया v2। इसका एक्सप्लेनेशन निकालो, 80 माइनस 0 अपॉन टाइम। तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब कल वाली क्लास याद करो, मैंने आपको बताया था ऐसी भौतिक राशि जो नेगेटिव भी होती है और जो पॉजिटिव भी होती है। ऐसी भौतिक राशियां कैसी होती हैं? स्केलर, यानी कि वेक्टर। हमारा त्वरण कैसी राशि हो गया? वेक्टर, सदिश राशि। ये तो कल वाली चीज हो गई। अब यहां देखो, जब जब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नेगेटिव आता है तो इस नेगेटिव त्वरण को हम लोग बोल देते हैं मंदन या फिर रिटार्डेशन। तो अगर कोई वस्तु अपने वेग को बढ़ा रही है तो वो एक्सेलरेशन है, और अगर घटा रही है, नीचे ला रही है, तो उसको रिटार्डेशन या फिर मंदन कहा जाएगा। अपने दैनिक जीवन में ये सब होता रहता है कि नहीं? बाइक 0 पे है, स्टार्ट करो तो वेलोसिटी बढ़ गई और थोड़ी देर बाद वही चाल घट जाएगी तो उसका मंदन हो जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि बढ़ाना और रिटार्डेशन यानी कि घटाना। सिंपल है, अब समझ में आया विशाल? अब देखो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने 2 पढ़े हैं, सरल रेखीय गति और कोणीय गति। देखो मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपके दिमाग से वो हटे नहीं। अगर हम एक दिशा में सीधे सीधे चल रहे हैं तो ये तो हो गया लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। अगर किसी बिंदु के सापेक्ष हमने इस तरह से कोणीय आधार पर गति करी तो इस गति को कहा जाएगा कोणीय गति, एंगुलर मोशन। ये हो गया एंगुलर मोशन। अभी तक हमने 2 प्रकार की गति पढ़ी है, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार की गति पर, जिसको कहा जाता है वृत्तीय गति। इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष निरंतर एक समान दूरी पर गति करते रहते हैं उसे कहा गया है वृत्तीय गति। व्हेन अ ऑब्जेक्ट
is in circular motion, it pursued motion at a fixed distance from a relative point. किसी भी सापेक्ष बिंदु से निश्चित दूरी पर लगातार गति करते रहना वृत्तीय गति कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया सापेक्ष बिंदु। अब इस सापेक्ष बिंदु से एक दूरी ये रही निश्चित, इसे नाम दे दिया गया r। सापेक्ष बिंदु O और ये रही डिस्टेंस r। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं गति करूं मेरी दूरी इस बिंदु से r के बराबर बनी रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक वृत्तीय पथ में लगातार दूरी गति करनी पड़ेगी। यहां से यहां ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, ये भी r और ये भी r। यानी कि अगर मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो रिलेटिव पॉइंट है बीच वाला पॉइंट O, इस पॉइंट से मेरी दूरी बढ़े या मेरी दूरी घटे, एक समान बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे वृत्तीय गति करनी पड़ेगी, एक ही वृत्तीय पथ में लगातार चलना पड़ेगा। अब ये वृत्तीय पथ जो है, क्या लिखा है, मनोज कह रहा है मेरा कमेंट नहीं पहुंचता आपके पास, ये तो पहुंच गया। बात गलत हो गई तुम्हारी तो। हाँ चलो देखो, अच्छे से टाइप करो, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइव फीड है इसलिए हो सकता है कि कमेंट तुरंत ना आए, थोड़ी देर बाद आए, आगे पीछे हो ही जाता है। ठीक है, तो देखो जनरली हम क्या देखते हैं, मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सरल रेखीय गति में सामने की तरफ निकल जाता है सीधे। लेकिन अगर वो सरल रेखीय गति में चला गया तो ये जो निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो एक समान बनी रहेगी क्या? नहीं, वो तो चेंज हो जाएगी। देखो यहां पर ये दूरी r के बराबर है, थोड़ी देर बाद r थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर और दूर चला गया, फिर और दूर चला गया और फिर और दूर चला गया। यानी कि सरल रेखीय गति वृत्तीय गति से कैसे डिफरेंस है, जब भी हम एक निश्चित बिंदु को तय करेंगे तो सरल रेखीय गति में उस निश्चित बिंदु से दूरी बढ़ती चली जाती है। अगर लीनियर मोशन में है तो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कभी छोटा होगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम लोग वृत्तीय गति में चाहते क्या है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक समान r के बराबर, जिसको हम लोग r यानी कि त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या के बराबर बना रहे। कोणीय गति में और वृत्तीय गति में यही अंतर है। आप देखो यहां पर पहले ये जो बिंदु था r डिस्टेंस पे था, उसके बाद यही बिंदु l डिस्टेंस पे चला गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों अलग अलग है ना। तो कोणीय गति में कोण तो होता है लेकिन डिस्टेंस एक समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन वृत्तीय गति में यही डिस्टेंस एक समान होना जरूरी है, नेसेसरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम वृत्तीय गति को भी कौन सी गति कहने लगेंगे, कोणीय गति, एंगुलर मोशन बोलने लगेंगे। आप जरा देखो, अगर कोई वस्तु इस तरह से एक छोटे से एंगल में गति कर रही है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का लगभग है ना, तो इसको हम कोणीय गति बोल सकते हैं क्योंकि ये एक एंगल में गति कर रही है। वस्तु पहले यहां थी, फिर बढ़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो यहां पहुंच गई, तो ये है तो कोणीय गति। लेकिन इसको वृत्तीय गति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r है। अगर ये दोनों दूरियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको एंगुलर मोशन या फिर कोणीय गति बोल देते। ठीक है, तो तीसरे प्रकार की जो गति हुई वो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब आते हैं चौथे गति के प्रकार पर, जिसको कहा गया है घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति या फिर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब भी कोई एक वस्तु एक अक्ष पर निश्चित, जैसे ये देखो, ये मान लीजिए अक्ष है, ये मार्कर इसे एक अक्ष पर रखा हुआ है और ये इस अक्ष पर ही लगातार इस तरह से घूमता जा रहा है, ये गति नहीं कर रहा, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष लगा हुआ है घूमने। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी भी घूर्णन गति है उसके अक्ष के ऊपर। जैसे ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, तो ये पृथ्वी इस अक्ष के सापेक्ष लगातार घूर्णन करती रहती है। तो जिस तरह से वृत्तीय गति में एक बिंदु फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, जिस तरह से वृत्तीय गति में एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, वैसे ही घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में एक अक्ष यानी कि एक्सिस, एक्सिस फिक्स हो जाती है
और इस एक्सिस के ऊपर अगर कोई वस्तु लगातार घूमे तो फिर उसे कहा जाता है कि वो घूर्णन गति में है। जैसे आप देखो, ये मान लीजिए कि ये कोई साइकिल है, ये साइकिल का पहिया है, ये उसके बीच का वो जो रिम लगा हुआ था, फ्लाई व्हील, ये वो है, और ये वो डंडा है जिससे वो कनेक्टेड होता है। अब ये साइकिल का पहिया लगातार घूमते हुए इस अक्ष के सापेक्ष इस रोटेशन में चलता रहता है, इसका रोटेशन लगातार इसी दिशा में घूमता रहता है। तो साइकिल का पहिया भी कैसी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन आप दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे, दैनिक जीवन में आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे जब घूर्णन करती हुई वस्तु अपनी जगह से आगे या पीछे की तरफ जा रही है। जैसे ट्रक है, ट्रक का पहिया भी उसका जिस एक्सिस पे बंधा होता है, जहां पे नट बोल्ट कसे होते हैं, उसके चारों तरफ घूर्णन करता है ना लगातार। लेकिन घूर्णन करने के साथ साथ ट्रक का पहिया आगे भी बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बॉल है, जो आपने देखा हो ना, बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, ऐसे लेते हैं उंगली पर बॉल को ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो वो उंगली पर बॉल को रोटेट करवाते हैं, घूर्णन करवाते हैं, लेकिन उनका हाथ एक ही जगह पर रखा रहता है, बॉल ना आगे जाती है ना पीछे जाती है। तो सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं जब कोई वस्तु घूर्णन करते हुए आगे या पीछे जाए, यानी कि विस्थापन करे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वस्तु आगे या पीछे जाते टाइम पे विस्थापन ना करे। इस आधार पर हमने घूर्णन गति को दो भागों में बांट दिया है। पहला घूर्णन होता है शुद्ध घूर्णन, यानी कि प्योर रोटेशन, और दूसरा होता है अशुद्ध घूर्णन, यानी कि मिक्स्ड रोटेशन। घूर्णन गति कितने टाइप की? दो टाइप की। पहली प्योर रोटेशन यानी कि शुद्ध घूर्णन, और दूसरी मिक्स्ड रोटेशन यानी कि अशुद्ध घूर्णन। अब ये शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होगा? जैसे आपके घर में मान लीजिए ऊपर छत पे सीलिंग फैन लगा हुआ है ना, ये सीलिंग फैन है, ये इसकी 3 पंखुड़ियां हो गई। अब ये सीलिंग फैन इस पॉइंट पर रह करके लगातार इस तरह से घूमता रहता है, घूर्णन करता रहता है। अब आज रात को जहां सीलिंग फैन लगा है, कल भी उसी जगह लगेगा, परसों भी उसी जगह लगेगा। यानी कि ये पंखा घूमते हुए गति नहीं कर रहा, घूर्णन गति कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट होता जा रहा है, लेकिन जहां पर इसको टांग दिया ये उसी जगह पर है। मतलब इसमें घूर्णन तो चल रहा है, रोटेशन तो चल रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ना जाते हुए घूर्णन गति करती है तो उसे कहा जाता है शुद्ध घूर्णन। शुद्ध घूर्णन में जो विस्थापन है, ये विस्थापन नहीं होता, वस्तु एक जगह रह करके ही घूर्णन करती रहती है। जैसे कि हमारे घर का पंखा, ये शुद्ध घूर्णन है। लेकिन अशुद्ध घूर्णन, घूमती हुई वस्तु गति भी करे, विस्थापन भी करे, तो उसको हम कहते हैं अशुद्ध घूर्णन। जैसे कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, तो अक्ष पर घूमते हुए वो चल भी रही है, विस्थापन भी तय कर रही है। ऐसी वस्तुओं के लिए घूर्णन गति को कहा जाता है अशुद्ध घूर्णन या फिर मिक्स्ड रोटेशन। यानी कि जब वस्तु घूर्णन भी करे और विस्थापन भी करे, घूर्णन और विस्थापन दोनों हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में उसे कहा जाता है अशुद्ध घूर्णन। तो घूर्णन करती हुई वस्तु अगर चल रही है तो फिर उसे कहा जाएगा शुद्ध घूर्णन में, और घूर्णन करती हुई वस्तु अगर एक जगह पर रखी हुई है तो उसे कहा जाएगा शुद्ध घूर्णन में। रोटेशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज प्योर रोटेशन, एंड रोटेशन विथ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मिक्स्ड रोटेशन। तो रोटेशन के दोनों पार्ट आपने पढ़ लिए। मैं यहां पर चौथा डायग्राम भी बना देता हूं, ठीक है। तो 4 प्रकार के मुख्यतः मोशन होंगे। लीनियर मोशन, एक सरल रेखा में चलते रहना। एंगुलर, कोणीय गति यानी कि किसी कोण के सापेक्ष, एंगल के सापेक्ष गति करना। वृत्तीय गति यानी कि किसी निश्चित दूरी पर बने रहते हुए गति करना। और उसके बाद घूर्णन गति यानी कि ये जो डिसाइड किया गया अक्ष, ये जो डॉटेड लाइन से अक्ष बनाया गया है लास्ट वाला, इस अक्ष के सापेक्ष लगातार गति करना, उसे कहा गया है घूर्णन गति। तो हमारे पास 4 प्रकार की गति हो गई है, और इससे पहले हमने 4 प्रकार के विपिन का क्या करना है सर? कल की वीडियो नहीं चल रही है। अंशुल, हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, है ना। अपने को कोर्स भी खत्म करना है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये अपन जनरली जा रहे हैं। ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना बीच बीच में फिर डिस्टर्ब करते हो, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ जाता है, और उसको भी पढ़ना जरूरी है। जो 1 लाइन फैक्ट बन रहे हैं वो क्लास में से ही बन रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे आज के क्वेश्चन में से 1 लाइन फैक्ट कैसे बनेंगे, तो जरा ध्यान दो। अगर कोई आपसे पूछता है घर पे लगा हुआ पंखा कौन सी गति करता है, तो आप बता दोगे कि घूर्णन गति करता है। निम्न में से कौन वृत्तीय गति नहीं कर रहा है, तो हमारी ये जो पृथ्वी है,
आपने देखा है पृथ्वी, ये मान लीजिए सूरज है, तो पृथ्वी सूरज की ओर ऐसे सर्कुलर मोशन में नहीं चलती है, वो इलिप्टिकल है, ऐसा पैराबोलिक पाथ है। अब अगर पैराबोलिक पाथ है तो यहां पर दूरी ज्यादा है और यहां पर दूरी कम है, ऐसा है ना। इसका मतलब कि पृथ्वी वृत्तीय गति नहीं करती है। इस टाइप के वन लाइन फैक्ट बहुत सारे बनते हैं। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु एक जब गति कर रही होती है तो वो एक से ज्यादा प्रकार की गतियों को करती है। जैसे मान लो मैं बाइक चला रहा हूं, मैं सीधे पहले यहां आया, यहां टर्न लेकर के इस साइड मुड़ गया, तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक मैंने कौन सी गति करी? सरल रेखीय गति, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूं। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक जब मैं एक कर्व में घूम रहा हूं, ये कर्व है, किसी एक बिंदु के सापेक्ष लगातार एक समान दूरी है, तो इसको मैं वृत्तीय गति या कोणीय गति कह सकता हूं। तो यहां से यहां तक लीनियर गति, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोणीय गति, और इसके बाद यहां पर दोबारा से लीनियर गति। तो ये एक तरह से गतियों का सम्मिश्रण हो गया कि हम एक मोशन से दूसरे मोशन में, दूसरे से तीसरे मोशन में जंप करते हुए चल रहे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी नॉर्मल मोशन भी कर रही है परिक्रमण का, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और वो अपने अक्ष पर घूम भी रही है, जिसको हम लोग रोटेशन बोल रहे हैं। तो अक्ष पर घूर्णन और परिक्रमण दोनों प्रकार की गतियां पृथ्वी एक साथ कर रही होती है। आया समझ में? अगर कोई डाउट है तो अभी आपके पास 2 मिनट है, आप 2 मिनट में पूछिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ रहे हैं। फिर अपने पास आज 5 मिनट है, तो अपन नए टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो देख ही लेते हैं। हाँ, पीडीएफ मिलेगी आपको, कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मत उम्मीद करना कि पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों हो। एक्चुअली साइंस में क्या होता है कि टर्मोलॉजीज तो इंग्लिश में लिखनी होती है, तो कोशिश कर सकते हैं अपन कि जो हिंदी में लिखा गया है उसके मेन टर्मोलॉजी, अब जैसे मापन लिखा है तो मापन को मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो उसको विस्थापन, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। लेकिन पूरा की पूरा हिंदी और पूरा की पूरा इंग्लिश में अवेलेबल हो इतनी जल्दी, वो थोड़ा मुश्किल आएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और मैं तो कहूंगा, जो मैं आप लोगों से मेरी सलाह है कि नोट्स के बजाय जो मैं वन लाइन फैक्ट आपको बना करके दूं, आप उसको लिखिए। मैं समथिंग कुछ, आप स्पेशली कांस्टेबल बैच के लिए मैं 1000 वन लाइन फैक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। वन लाइन फैक्ट होंगे जिनमें 1000 समथिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो सामान्यतः बुक्स में या किताबों में नहीं पढ़ने में आते। तो आपने अगर इन 1000 क्वेश्चंस की 2 से 3 बार रीडिंग कर ली, तो मेरा दावा है इन 1000 में से 500 तो लगभग आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हो सकता है याद ना हो, लेकिन जब एग्जाम में वो ऑप्शन के रूप में सामने दिखेंगे तो आप उनमें से किसी ना किसी पर टिक लगा दोगे। तो सिलेबस का पीडीएफ मिलने से, क्योंकि हम लोग सिलेबस तो तैयार कर रहे हैं ना, आप क्या घर पे पीडीएफ में उसको दोबारा पढ़ोगे? ये जो 1 घंटा है, इस 1 घंटे का पूरा पूरा यूज करो, सिलेबस इस 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये मैं इस बात की मैं जवाबदारी लेता हूं। और ये जो 1000 ओएलएफ होंगे, यानी कि वन लाइन फैक्ट होंगे, ये वन लाइन फैक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको याद करना, ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो सिलेबस से ज्यादा आप लोग इनकी चिंता करो। कोर्स हो जाएगा अंशुल, जब होना होगा अपने समय से कोर्स पूरा हो जाएगा। वो हमारी चिंता है कि कैसे कोर्स पूरा करना है। हमने पहले जब फर्स्ट क्लास लगी थी उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि साइंस का कोर्स काफी बड़ा है और नंबर केवल 10 ही है। मतलब केवल 10 नहीं है, अगर ओवरऑल देखें तो 10 बहुत होते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उसके अंतर्गत हमें जो प्रायोरिटी बेसिस पे टॉपिक है, जिन टॉपिक्स में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है, उनको पहले खत्म करना है। फिर आगे का देखा जाएगा कि अगर टाइम बचता है तो उन टॉपिक्स को भी करेंगे जो आज तक पूछे नहीं गए या जिनके पूछे जाने की थोड़ी कम संभावना है। लेकिन प्रायोरिटी हम उन टॉपिक्स को देंगे जिनके क्वेश्चंस कांस्टेबल में पहले आए हैं। और ऐसा ही एक प्रायोरिटी टॉपिक है गति के नियम, जो मैं अब चालू कर रहा हूं। लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा। एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा सर, ठीक है, नहीं जाएंगे, एग्जाम के अंदर ही रहेंगे हम, एग्जाम से बाहर नहीं जा रहे हैं। मेरी तो एग्जाम चल रही है। चलो, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। जीके के बाकी सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाएगा? समय आने पर अपन पढ़ते जाएंगे। अभी यशु सर तो ले ही रहे हैं जीके के सब्जेक्ट। आप लोगों को अभी मेनली मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी और जीएस पर ध्यान देना है। कब तक
OLF, ऑनलाइन फैक्ट कब तक मिलेंगे? वन लाइन फैक्ट है ना, वन लाइन फैक्ट मैं आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दूंगा मेरा कोर्स खत्म होने से पहले, ये गारंटी है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉसिबिलिटीज हैं क्या है कि और आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन हाँ हो सकता है 8-10 दिन का टाइम मिल जाए, 8 से 10 दिन अभी हैं अपने पास कोर्स खत्म करने के लिए। आप उनको ठीक से पढ़िएगा, पहली बार की रीडिंग में जो पॉइंट समझ ना आए वो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग बता दीजिएगा कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अपन देख लेंगे। ओके चलिए, लॉ ऑफ मोशन किसने दिए थे? हमारे वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, जिसने लॉ ऑफ मोशन हमको सिखाया था। 3 नियम बताए गए हैं, 3 नियम बताए गए हैं, इन तीनों नियमों को एक एक भौतिक राशि से जोड़ा गया है। मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि टाइम हो रहा है, कल हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल इन द सेंस इनको हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। असल में न्यूटन के जो गति के नियम है ना, ये कुछ स्पेशल नियम नहीं है। न्यूटन ने क्या देखा कि कुछ वस्तुएं हैं जो विशेष प्रकार से बिहेव कर रही हैं, जैसे न्यूटन ने एक बार दीवार में मुक्का दिया होगा तो उसका हाथ टूट गया, है ना। न्यूटन ने एक बार देखा होगा कि कुछ जैसे अगर धीरे से धक्का देते हैं तो ये पोडियम नहीं हिला, जोर से धक्का दिया तो पोडियम हिल गया। फिर उसके बाद न्यूटन ने देखा कि भाई मैं गाड़ी में बैठा हूं और एकदम से गाड़ी चलती है तो मुझे पीछे की तरफ धक्का लगता है। पेड़ की डाली को पकड़ के हिलाते हैं तो उसके ऊपर लगे हुए फल गिर जाते हैं। जोर से कंबल को मारो तो उसके अंदर से धूल बाहर निकलती है। तो न्यूटन ने ऐसी बहुत सारी घटनाओं को ऑब्जर्व किया, और जब ऑब्जर्व किया तो उसने एक एक भौतिक राशि को चुना। जैसे कि न्यूटन का जो पहला नियम था उसके द्वारा भौतिक राशि निकल के आई जड़त्व, जो दूसरा नियम था उसके द्वारा भौतिक राशि निकल के आई बल और संवेग, और जो तीसरा नियम था उसके द्वारा भौतिक राशि निकल के आई आवेग। मैं इंग्लिश में बता देता हूं, जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया, बल को फोर्स, संवेग को कहा जाता है मोमेंटम, और आवेग को कहा जाता है इंपल्स। तो हम कल की क्लास में जड़त्व, आवेग और संवेग यानी कि इनर्शिया, मोमेंटम और इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से फोर्स की जो डेफिनेशन होती है ना, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन कैसे बन गई, और दोनों तीनों नियम क्या कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों नियम के उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही बनेगा। मैंने बताया था वन लाइन फैक्ट, अनुप्रयोग और एग्जाम्पल। तो हमको इन तीनों नियमों से बनने वाले जितने उदाहरण है दैनिक जीवन के, उनको डिस्कस करना है। किसी उदाहरण में हमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, समझे बात को। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे और उससे आगे की चीजें। ओके, थैंक यू।